वो कहते हैं कि जो सरकार पिछले 12 साल में साफ पानी पीने के लिए नहीं दे सका तो हमें नौकरी क्या देगा। जो सरकार सांस लेने के लिए साफ हवा नहीं दे सका वो हमें क्या नौकरी देगा। जो सरकार अब तक सबसे ज्यादा यमुना को गंदी कर दी वो हमें नौकरी क्या देगा। सच को सुनिए, 12 साल आपके सत्ता में हो गए, पूरे दिल्ली को आपने कूड़े का घर बना दिया है। पीडब्ल्यूडी के रोड पे जाके देखिए, हर जगह नाव रखे हैं। अबे जी चर्चा अध्यक्ष जी बिल्कुल मार्शल पे रखिए। नहीं भाषण नहीं, चर्चा मार्शल बिल्कुल जो बस मार्शलों ने हमसे कहा है वो मैं बता रहा हूँ। जो बस मार्शलों ने हमसे कहा है आप कहें तो मैं उनकी गवाही करा देता हूँ। आप चर्चा बिल्कुल चर्चा पे ही हूँ, चर्चा पे ही हूँ। और ये आज कह रहा हूँ, हम सत्ता में आएंगे तो इनको परमानेंट नौकरी देंगे, इनके तरह झुंझुना नहीं दिखाएंगे। और 10,400 नहीं 20,800 लोगों को मार्शलों पे लगाएंगे। क्योंकि ये देखो सच्चाई है। आप सुनवा रहे हो ना इनको, आप आज मार्शलों को बुलवा के सुनवा रहे हो ना, क्यों आप घबरा रहे हो। सच्चाई सामने आ रही है तो क्यों घबरा रहे हो। अरे भाई सच्चाई सुनो ना। अखिलेश जी, अध्यक्ष जी, हमारी हालत क्या हो गई है ये भी आप सुन लीजिए। एक व्यक्ति कौशाम्बी गाजियाबाद से खांसते खांसते आया, आज पूरी दिल्ली खांस रही है। आप लोगों ने हालात क्या कर दिए। जी आप बस मार्शल की चर्चा करिए। अरे पूरी दिल्ली खांस रही है भाई, हॉस्पिटल से डाटा मंगवा लो, आज पूरी दिल्ली खांस रही है। पहले एक व्यक्ति खांसते राजेश जी बैठिए और दिल्ली आके सत्ता में अबे जी मुझे लगता है बस 12 साल में ये हाल कर दिया कि पूरी दिल्ली। अबे जी बस देखो सच। अबे जी बैठ गया, सच सुनने में। अबे जी बैठिए, बैठ जाइए। नहीं अध्यक्ष जी, मैं बिल्कुल मैं समाप्त कर रहा हूँ। आपके पास बस मार्शल पर चर्चा करने देखिए अध्यक्ष जी, आपके पास बस मार्शल पर चर्चा क्यों नहीं? बस मार्शल पे ही बोल रहा हूँ। आप नहीं बोल रहे एक विषय। बिल्कुल बस मार्शल आपके पास चर्चा करने कोई शब्द ही नहीं है। नहीं क्या बात कर रहे हैं। बस मार्शल खांसी पे बोल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि बस मार्शल की नियुक्ति पे राजनीति मत करो। आप राजनीति मत करो, आप राजनीति कर रहे हो इसलिए बस मार्शल की नियुक्ति नहीं हो रही। बात करिए, बिल्कुल राजनीति कर रहे हो आप। कुलदीप जी आप लगातार, कुलदीप जी बैठिए प्लीज। आप लगातार भाई कुलदीप जी बैठिए, मैंने बिल्कुल बैठ जाओ। मैंने रोक दिया, बैठिए भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ। भाई साहब आप बैठिए, आप बैठिए, मैं रोक रहा हूँ उनको। आप बैठिए नीचे, आप बैठिए नीचे, बैठिए। बस दो ऐसे नहीं चलेगा सर। हाँ तो बैठिए, मैं रोक रहा हूँ सर। एक कुलदीप जी बैठिए, चलिए बैठिए। सर बस मार्शल की नौकरी लगे ये हम भी चाहते हैं, लेकिन विथ क्लीन हैंड लगा दो। क्यों सत्ता में आप बैठे हो, आप लगाओ नौकरी। आपने हटाया था, अब मुझसे बात करिए, आप अपनी बात करिए, आपको देनी होगी। आप अपनी बात करिए, मैं रोक रहा हूँ। प्लीज कंक्लूड करिए जल्दी। अध्यक्ष जी, इसके लिए विथ क्लीन हैंड मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि पिछले 1-1.5 महीने से जो करवाहट अखबार में छपती थी ना वो बंद हो गई। कम से कम विथ क्लीन हैंड साफ दिल से अप्रोच करें और नौकरी दें। देखिए हुआ हाँ बिल्कुल नहीं। भाई अबे जी आप उधर ध्यान मत दीजिए, आप अपनी बात रखिए। हुआ क्या, हमारे मंत्री जी एक नौटंकी टोली नहीं होती है, आके विजेंद्र जी के पैर पे गिर गए, फोटो खिंचवा लिए, अगले दिन अखबार में छपवा दिए। ऐसे नौकरी नहीं मिलेगा। आपकी ये हालत हो गई, आप मंत्री होते हुए पैर पे गिर रहे हो तो किस बात के लिए सत्ता में बैठे हो। रिजाइन करना चाहिए ना, आज रिजाइन करना चाहिए कि हम नौकरी नहीं दे पा रहे हैं बस मार्शल्स को, इसलिए हम रिजाइन दे रहे हैं। बस दोषारोपण, विपक्ष लगाएगा नौकरी, एलजी देगा नौकरी। भाई साहब माफ करो, ये बस मार्शलों को मत गुमराह करो। ये बस मार्शल को गुमराह करके आप बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हो, इसकी सजा ये देंगे। सत्ता में आप बैठे हो, आप ये नहीं कह सकते कि हम नहीं दे पा रहे हैं। या तो आप स्वीकार करो कि हम नहीं दे सकते, लेकिन आप वो गरीब
जिसकी रोजी रोटी इनके 10-15 हजार के तनख्वाह से चलती थी। एक तो आपने उनकी नौकरी छीनी और पूरी राजनीति कर रहे हो आप इस विषय पे। बार बार विपक्ष को घेरते हो, शर्म आनी चाहिए सरकार को। विपक्ष को नहीं घेरना चाहिए। अपनी गलती स्वीकारिए या आप नौकरी दीजिए। हम भी इनके साथ खड़े हैं। अगर ये नौकरी देंगे तो हमारा पूरा समर्थन है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति जी, भाई कुलदीप जी ये ठीक नहीं। अब हंसने दो, क्या दिक्कत है आपको? वो देख रहे हैं सब। कुलदीप जी ये ठीक नहीं। आपको क्या दिक्कत है? चलिए बहन प्रीति जी। धन्यवाद। प्रीति तोमर जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने इतने गंभीर मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, जब 2015 में हमारी अरविंद केजरीवाल जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार बनी, तब केजरीवाल जी के सामने दिल्ली के कुछ अहम मुद्दों में से एक मुद्दा महिलाओं की सेफ्टी को लेकर था, बच्चों और बुजुर्गों की सेफ्टी को लेकर था, क्योंकि दिल्ली धीरे धीरे क्राइम कैपिटल बनती जा रही थी। क्योंकि केजरीवाल जी राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने के लिए आए थे। उन्होंने और उनकी सरकार ने बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ साथ विमेन सेफ्टी को विशेष तरजीह दी। उन्होंने जनता से जो वायदे किए वो सब पूरे किए और इतिहास में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जैसा कि उस समय डीटीसी बसों में महिलाओं के साथ जिस तरह की अभद्रता और बदतमीजी की जाती रही, उससे आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं। उसके अलावा बुजुर्गों व बच्चों को भी हेल्प की जरूरत होती है। इसके मद्देनजर दिल्ली गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू की, जिसके तहत दिल्ली की बसेस में बस मार्शल तैनात किए गए, जो 2 से 3 शिफ्ट में काम करते थे। नतीजा, हमारे शहर की महिलाएं निडर और बखूफ होकर सफर करने लगी थी। बसेस में पैनिक बटन भी लगाए हुए थे। ये बस मार्शल बुजुर्गों और बच्चों की पूरी सुरक्षा करते थे। तो इस तरह अध्यक्ष जी एक पन दो काज वाली बात हो गई। इस तरह से उन्हें रोजगार भी मिल गया और महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेफ्टी भी हो गई। लेकिन अध्यक्ष जी, शायद कहीं ना कहीं अंदेशा भी था केंद्र सरकार की हरकतों को देखते हुए, और वो हो भी गया। 2023 के अप्रैल में एक साजिश के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिसर्स को माध्यम बनाकर पहले इन्हें हटाने की साजिश रची, फिर इनकी सैलरी रोक दी गई और इस बीच में बहुत सारी बातें हुई जिनका जिक्र मेरे साथी विधायकों ने अभी अभी किया है। अरविंद केजरीवाल जी बार बार लिखित में शिकायत करते कि बस मार्शल को तनख्वाह मिलनी चाहिए, उन्हें बसेस में लगा रहना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2023 में 10,000 बस मार्शल्स और सिविल डिफेंस वॉरियर्स को ड्यूटी से हटा दिया। इनके घरों में चूल्हा नहीं जला, कई लोगों ने सुसाइड तक कर लिया। ये बस मार्शल्स जो है महिलाओं की सेफ्टी के लिए लगाए गए थे और कई घटनाएं किडनैप की हुई, जिसमें इन्होंने बहुत हेल्प करी। पिछले 1 साल से बस मार्शल सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे। इनका साथ हमारे एक्स सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने, हमारे हर मंत्री ने, हर विधायक ने दिया, चाहे वो सड़क पर संघर्ष करना हो या पुलिस के द्वारा डिटेन करना हो या लाठियां खाना हो। हमारी सरकार के मंत्री, विधायक इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर रहे। आखिरकार बस मार्शल्स का संघर्ष रंग लाया। सेंट्रल गवर्नमेंट को इनके संघर्ष के सामने झुकना पड़ा। दिल्ली गवर्नमेंट का ये प्रस्ताव कि बस मार्शल्स को वापस नौकरी पर रखा जाए, उनको मानना पड़ा। 10,000 बस मार्शल्स और सिविल डिफेंस वॉरियर्स को प्रदूषण के खिलाफ युद्ध, एंटी पॉल्यूशन ड्राइव में लगाया गया है, या कहें कि उनको नौकरी मिल गई है। इसको भी कैटेगराइज किया गया है। एक तरफ हमारी केजरीवाल सरकार है जो लगातार दिल्ली के युवाओं को रोजगार दे रही है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार है जो दूसरे स्टेट्स को पराली जलाने के लिए, गंदा पानी भेजने के लिए उकसा रही है।
उन्हें न महिला सुरक्षा की चिंता है और न ही युवाओं की बेरोजगारी से कोई मतलब है। किसी भी तरह से दिल्ली सरकार के काम में बाधा डालना है। अध्यक्ष जी, अब हमारे ये वॉलंटियर्स पहले दिल्ली की बहनों को सुरक्षा दे रहे थे और अब ये दिल्ली के लोगों की सांसों की रक्षा कर रहे हैं एंटी पॉल्यूशन ड्राइव के तहत। लेकिन अध्यक्ष जी, सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली वालों के सामने ये है कि बसेस में बस मार्शल न होने से महिलाओं के साथ फिर से अभद्र व्यवहार शुरू हो गया है, बदतमीजी शुरू हो गई है। बुजुर्गों और बच्चे भी सेफ फील नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हमारी माननीय चीफ मिनिस्टर आतिशी जी ने एलजी के साथ को प्रस्ताव भेजा है और कहा है कि या तो इन्हें कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रखा जाए या इनको परमानेंट किया जाए, क्योंकि ये चुनी हुई सरकार के अंडर नहीं आता है, ये एलजी साहब के डोमेन में आता है। और क्योंकि इस महिला सुरक्षा का मुद्दा है, इसलिए बस मार्शल को परमानेंट तौर पर दिल्ली की हर बस में रखा जाए ताकि दिल्ली की महिलाएं असुरक्षित महसूस न करें। क्योंकि अध्यक्ष जी, पॉलिसी बनाने में एलजी साहब को टाइम लग सकता है, 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने, क्योंकि ऐसा होता रहा है। और इतने लंबे वक्त तक हम महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि तुरंत प्रभाव से 10,000 बस मार्शल्स को जो 31 अक्टूबर 2023 को लगे हुए थे उनको परमानेंट किया जाए तब तक की कोई नई पॉलिसी नहीं आ जाती। अध्यक्ष जी, हम एलजी साहब से उम्मीद करते हैं और साथ ही साथ अपने विपक्ष के भाइयों से भी मैं उम्मीद करती हूँ कि इस प्रस्ताव को जल्दी से जल्दी पास किया जाए ताकि महिलाओं को, बुजुर्गों को और बच्चों को सुरक्षा मिल सके, एक इंसानियत के तौर पर ही, क्योंकि सबके परिवार हैं और जनता जनार्दन है। और मैं सोचती हूँ कि ऐसा करने से, इस नेक काम को करने से आप सभी को उनकी दुआएं मिलेंगी। अध्यक्ष जी, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री सोमनाथ भारती जी। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने गंभीर विषय पे मेरा विचार रखने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, ये मुद्दा बहुत गंभीर है, 2 लिहाज। एक तो 10,000, एक नहीं 10,000 नौजवानों की लिवलीहुड का मसला है, और जो दूसरा सबसे बड़ा इससे मुद्दा अटैच्ड है, वुमेन सिक्योरिटी का। अध्यक्ष महोदय, पूरा दिल्ली ही नहीं पूरा देश ने देखा था किस प्रकार से निर्भया के साथ जो विभत्स घटना घटी थी उसका कारण क्या रहा। पूरा देश सकते में था। ऐसी विभत्स घटना देश ने पहले कभी नहीं देखी थी। दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। अगर उस वक्त केजरीवाल सरकार दिल्ली में होती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस प्रकार की घटना दिल्ली में नहीं होती। अध्यक्ष महोदय, बसों के अंदर मार्शल, देखिए, चूंकि कुछ सब्जेक्ट्स मैटर्स जो हैं वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली, कुछ भाजपा के लोगों ने अनकॉन्स्टिट्यूशनली छीन लिया। लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास नहीं है, पुलिस हमारे पास नहीं है, ठीक है, लेकिन हमने गिव अप नहीं किया, हमने छोड़ नहीं दिया। अपने दिल्ली की माताओं, बहनों, बेटियों को छोड़ नहीं दिया। ड्यूटी श्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, मोदी सरकार की थी कि वो सिक्योर करें, लेकिन हमने अपने दायित्व को और तरीके से निभाने का प्रयत्न किया। बसों के अंदर पहली बार पूरे देश में सीसीटीवी कैमराज लगाया गया। बसों के अंदर पहली बार पूरे देश में पैनिक बटन्स लगाया गया और बसों के अंदर पहली बार बस मार्शल के जरिए लेडी सिक्योरिटी का, महिला सुरक्षा का प्रबंध किया गया। अब ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने तो आज तक नहीं देखा कुछ इन्होंने बेटी बचाने को प्रबंध किया। अध्यक्ष महोदय,
2015 में जब ये फैसला सरकार ने लिया था कि हमें बसों के अंदर महिला सुरक्षा के लिए बस मार्शल को डिप्लॉय करना है, तो ये संख्या करीब 10,000 की थी और 10,000 से ज्यादा परिवारों को इस प्रकार से रोजी रोटी और महिलाओं की सुरक्षा का प्रबंध किया गया। हम सबको मालूम है किस प्रकार से दिल्ली के अंदर घटनाएं उस वक्त होती थी, बस मार्शल आने के पहले हुआ करता था। और सबसे बड़ा मुद्दा जो हिंदुस्तान के अंदर है, खास करके वुमेन क्राइम्स के ऊपर, चूंकि वुमेन को कॉन्फिडेंस नहीं है कि मुझे इसमें न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए वो रिपोर्ट ही नहीं करते थे। कहीं बस में छेड़खानी हुई, कहीं कोई घटना घटी, उसकी रिपोर्टिंग ही नहीं होती थी। तो पहली बार दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली की बेटियों को केजरीवाल जी के कारण एक कॉन्फिडेंस मिला कि हम रिपोर्ट कर सकते हैं। तो जो बस मार्शल सामने खड़ा हुआ है, उसके खड़ा होने मात्र से ही बस के अंदर एक सुरक्षा का माहौल हुआ करता था, लेकिन भाजपा को वो पसंद नहीं था। तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि जिस प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, ये साफ साफ ये दर्शाता है कि भाजपा का ये नारा कि बेटी बचाओ खोखला है। इन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया, इन्होंने कहीं बात नहीं की। ये अक्सर हमारे खिलाफ मुद्दा उठाते रहते हैं, लेकिन जब बस मार्शल के ना होने से जो इनसिक्योरिटी पैदा हुआ बस के अंदर, जो महिलाओं का सुरक्षा का मामला पैदा हुआ, उसके खिलाफ उन्होंने कहीं चू तक नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, ये बार बार मुझे याद है, एक बार खड़े हो गए थे विजेंद्र गुप्ता जी टेबल पे ऊपर, अरविंद जी ने कहा था बड़े हमारे पास एक ही एलओपी है, मत जब्त कर जाओ। तब ये सोच रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी कुछ नहीं करेंगे। तो अरविंद जी ने कहा था उस दिन कि आप लीड करो, हम सब चलते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये चूंकि जिस प्रकार से सौरभ जी ने भी एक्सपोज किया, इनको हो क्या रहा है, इनको लगता है कि हम लोग उस प्रकार से इनको एक्सपोज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब से इन्होंने सर्विसेज मैटर छीना है, इनका एक ही तरीका रहा है। सर्विसेज मैटर छीनने के बाद पूरे दिल्ली में एक माहौल पैदा करने का प्रयत्न किया कि देखो जी इनसे काम नहीं हो रहा, देखो जी बस मार्शल से नियुक्त नहीं हो रहे, देखो जी जलवोट के अंदर काम नहीं हो रहा। लेकिन पूरी दिल्ली जान गई है कि दिल्ली में एकमात्र काम जो दिल्ली वासियों ने बीजेपी को सौंपा था, वो था लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस। लेकिन आज पूरा देश बदनाम हो चुका है कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, वो गैंगस्टर का एक अड्डा बन गया है। दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, दिन दहाड़े छुरेबाजी हो रही है। सोमनाथ जी, चर्चा मार्शल, और मैं ये उसी पे आ रहा हूं, चूंकि हमारे पास पुलिस डायरेक्टली नहीं है, और इसी कारण से हमने कई सारे ऐसे तरकीब अपनाए जिससे हमारी बेटी की सुरक्षा हो सके। अध्यक्ष महोदय, पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमराज, बस मार्शल्स इसीलिए बसेज में थे कि हमारी बेटियां सुरक्षित रहें, लेकिन उन्होंने उसको असुरक्षित कर दिया। और ये दुनिया को बताते रहे कि जी नहीं, देखो अरविंद जी नहीं कर रहे हैं, अरविंद जी नहीं कर रहे हैं, अरविंद जी नहीं कर रहे हैं। तो शुक्र करो कि हमारे मंत्रीगण सारे पढ़े लिखे हैं, हमारे मुख्यमंत्री पढ़े लिखे हैं, पिछले वाले भी और अभी वाले भी। तो इन्होंने एक्सपोज कर दिया कि सर्विसेज मैटर छीनने के बाद बस मार्शल की नियुक्ति का ताकत सिर्फ और सिर्फ एलजी साहब के हाथ में था। इन्होंने क्या किया, अक्टूबर 2023 में फॉर्मली 10,000 बस मार्शल्स को बर्खास्त कर दिया। अब ये जब मुद्दा बना, जब इनको लगा कि भाई आम आदमी पार्टी को बदनाम करने का इनको एक टूल मिल गया है, यंत्र मिल गया है, तो हमारे मंत्री साहिबान ने भी, सौरभ जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पूरे दिल्ली के सामने बीजेपी को एक्सपोज किया। और जिस हद तक वो गए, इतिहास है, मुझे लगता है पूरे देश में किसी मंत्री ने यह कदम नहीं उठाया होगा आज तक कि एलओपी का पैर पकड़ ले।
ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है अध्यक्ष महोदय। दिल्ली वासियों को दिखा कि आम आदमी पार्टी के सरकार का मंत्री किस हद तक हमारे लिए जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, अब ये मुद्दा जब तुल पकड़ गया और जब पूरी दिल्ली को लग गया कि सिर्फ और सिर्फ इस मसले पे एलजी साहब और एलजी साहब के जरिए बीजेपी का हस्तक्षेप था उनकी नौकरियां लेने का, तो उनको लगा कि भाई अब तो करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी जब तक मौजूदा मुख्यमंत्री ने नोटिंग बना करके रिकमेंडेशन नहीं किया तब तक ये नहीं माने, और फिर जब ये किया तो कुछ समय के लिए किया। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो 10,000 बस मार्शल्स हैं इनको तुरंत परमानेंट इनको नियुक्ति देनी चाहिए, और चाहिए कि कभी भी कोई भी सरकार इस प्रकार से वुमेन सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ न कर सके। अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि भाजपा सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कहा था भाई 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। अब नौकरी देना तो दूर है, ये नौकरियां खा रहे हैं नौजवान। अध्यक्ष महोदय, नौकरियों के अभाव में गेनफुली एम्प्लॉयड ना हो तो किस प्रकार से क्राइम की ओर बढ़ता है हम सबने देखा है। क्राइम और पॉवर्टी का, क्राइम और अनएम्प्लॉयमेंट का एक रिश्ता है। इसलिए हमें तुरंत चाहिए कि एक तो मैं धन्यवाद करता हूं हमारे मुख्यमंत्री का, माननीय केजरीवाल साहब का, हमारे मंत्रीगण का, कि जिस प्रकार से उन्होंने हस्तक्षेप किया, जिस प्रकार से इंटरवेंशन किया और हर प्रकार की वो स्टेप्स लिए जिससे ये बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि अगर बस मार्शल्स निकाले गए, किस कारण निकाले गए, अगर उनको परमानेंट नहीं कर रहे हैं तो कौन रिस्पॉन्सिबल है। मुझे तो इस सदन में याद है, एम्प्लॉयमेंट का छोड़िए, हमने तो ये तो पूछा था अध्यक्ष महोदय कि फलाने विभाग में क्या वैकेंसी है, तो मुझे बताया गया था, लिखित में उत्तर आया था एलजी साहब की तरफ से कि सोमनाथ जी नहीं बताएंगे क्योंकि सर्विसेज डिपार्टमेंट आपके पास नहीं है। अब जहां ये इंफॉर्मेशन देने को राजी ना हो वैकेंसीज का, वहां अनएम्प्लॉयमेंट के लिए और निष्कासन के लिए हमें उत्तरदायी ठहराएं, ये तो हास्यास्पद है। तो सबको आज जग जाहिर हो गया है कि भाजपा ने वुमेन सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया दिल्ली में। भाजपा ने 10,000 मार्शल्स को नौकरी से निकाल करके उनके परिवारों के जीवन यापन के साथ खिलवाड़ किया। भाजपा सिर्फ कहती है कि हम नौकरियां देंगे, पूरे हिंदुस्तान के अंतर्गत इन्होंने सिर्फ नौकरियां खाने का कार्यक्रम किया। मैं इस बात को भी ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, जिस देश में मां लक्ष्मी की पूजा हो, मां सरस्वती की पूजा हो, मां दुर्गा की पूजा हो, उस देश में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसने की वुमेन सिक्योरिटी के लिए हर प्रकार से जो उनके स्कोप में नहीं भी आता था उसके बियॉन्ड जाकर उन्होंने काम किया। उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। अध्यक्ष महोदय, मैं ऑन रिकॉर्ड अपनी सरकार का, अपने मंत्रीगण का, अपने मुख्यमंत्री का अप्रिशिएशन लाना चाहता हूं और आपके जरिए उनको बधाई देना चाहता हूं कि इस प्रकार के उन्होंने स्टेप्स लिए हैं जो कि सिर्फ 10,000 हमारे जो बस मार्शल्स हैं उनको नौकरी देना है, बल्कि पूरे दिल्ली के अंदर वुमेन सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना है। धन्यवाद। धन्यवाद सोमनाथ जी। राखी बिरला जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज बस मार्शल्स का जो ये मुद्दा है, मुझे लग रहा है कम से कम 6ठी या 7वीं बार इस सदन के अंदर इस विषय पर गंभीर चर्चा हो रही है और एक एक सदस्य हर बार जब जब इस चर्चा का हिस्सा बनता है तो बिल्कुल सत्य पे आधारित तथ्यों को सदन पटल पे रखने का काम करता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ऐसी है कि जिनके हाथों में या जिनका दायित्व इन बस मार्शल्स को पुनः उनकी नौकरी देने का है या उनको उनकी रोजी रोटी लौटाने का है, उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। बहुत दुखद है
और बहुत सोच का भी विषय है कि चाहे संवैधानिक पद हो, चाहे राजनीतिक पद हो, वहां पर ऐसे लोग भी कभी बैठ सकते हैं जिनके अंदर संवेदनाएं नहीं है, जिनके अंदर किसी का दुख महसूस करने का फीलिंग्स नहीं है। ऐसे लोग जो किसी की रोटी रोजी के ऊपर राजनीति करते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे लोगों को ना सिर्फ अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए बल्कि इनको डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि इंसानियत इनके अंदर रत्ती भर बची नहीं है। जब ये राजनीतिक पदों पर आसीन होते हैं तभी कहते हैं हम सेवा के भाव से आए हैं, हमें सेवा करनी है। लेकिन राजनीति के अंदर अपने सामने वाले मजबूत प्रतिद्वंदी को हराने के लिए, अपनी दुश्मनाई उनके साथ साधने के लिए एक नहीं, दो नहीं, दर्जन नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों हजार बस मार्शलों की नौकरी की बलि दे दी जाती है। अध्यक्ष जी, 2 महीने बाद दिल्ली में चुनाव है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के अंदर टिकटों की दावेदारी, टिकट आर्थियों की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में भी लगी है। मैं यहां बैठे हुए और मुझे बाहर सुनने वाले भी भारतीय जनता पार्टी के इन विधायक साथियों से पूछना चाहती हूं, आज आपको भी रात को नींद नहीं आ रही? क्योंकि विजेंद्र गुप्ता जी हो या गांधीनगर के हमारे विधायक साथी हो या हमारे करावल नगर के विधायक साथी हो, आपकी सीटों पर भी दर्जन दर्जन भर लोग दावेदारी ठोक रहे हैं। आपको रात भर नींद नहीं आती, कहीं मुझे टिकट तो नहीं मिलेगी, मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी। सोचिए, वो बस मार्शल जिनका आपने 1.5 साल से ज्यादा का रोजगार छीनकर अपनी सत्ता को चमकाने के लिए और सत्ता में बैठी हुई कर्मठ और सफलतापूर्वक योजनाओं को लागू करने वाली सरकार को बदनाम करने का जो षड्यंत्र आपने रचा है, वो उसके जो है गांठें खुलती हुई सबको साफ दिखाई दे रही है। अध्यक्ष जी, उस मीटिंग हॉल में उस दिन मैं भी थी जब लगातार कई घंटों तक इस बात पर चर्चा चलती रही कि तुम करोगे कि हम करेंगे, कि ऐसे करेंगे कि वैसे करेंगे। जो बात, जो विषय, जो मांग विपक्ष के डेलीगेशन ने दिल्ली सरकार की कैबिनेट के समक्ष रखा, कैबिनेट के मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री जी ने एक क्षण गवाए बिना उस एक मांग के ऊपर कार्य करना शुरू करा। इनको लगा कि हमारा तो ड्रामा खराब हो गया, अब हमारे को कैसे और चर्चा में बने रहना है। इन्होंने हमारी कैबिनेट को नौटंकी करार दे दिया। ये कहते हैं ना कि जो जैसा होता है उसे सामने वाला वैसे ही लगता है। ये स्वयं आए थे नौटंकी करने के लिए, ड्रामा करने के लिए, ज्ञापन भर मात्र सौंप कर बाहर निकल कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे और 4 खबरें छपवा कर आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम कर देंगे। इनका ये षड्यंत्र ताश के पत्तों की तरह बिखर गया जब इन्होंने देखा कि सामने सारी की सारी कैबिनेट बैठी है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सारे के सारे विधायक और अधिकारी वहां पर उपस्थित हैं और जो ये मांग कर रहे हैं, जैसे लागू करने की मांग कर रहे हैं, उस मांग को एक मिनट के लिए वहां पर तुरंत कागजों पर लिखा जा रहा है और उसे लागू करने की मांग की जा रही है। हद तो उस वक्त हो गई अध्यक्ष जी जब ये बस मार्शल्स के साथ आई हुई महिला मार्शल्स के साथ बदतमीजी करने लग गए, उनको डराने लगे, धमकाने लगे। और जब स्वयं मैंने इस चीज का विरोध किया तो विजेंद्र गुप्ता जी ने मुझे एंटी सोशल एलिमेंट कहकर संबोधित किया, जो कि मेरा अपमान नहीं था, पूरे एक महिलाओं का और दलित समाज की बेटी का अपमान था कि हमारी और उंगली उठाकर हमें एंटी सोशल एनिमल कह रहे हैं।
क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम लोग उन लोगों की आवाज उठा रहे हैं। हम उस गरीब तबके का जिनका चूल्हा चौका बंद हो गया है, बच्चों की शिक्षा परवरिश में उन्हें दिक्कत आ रही है, उनकी नौकरी को बहाल करवाने के लिए इनसे वहां पर लगातार समर्थन मांग रहे हैं। और जब इनकी बात नहीं मानी जा रही और इन्होंने देखा मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, मंत्रियों के माध्यम से, विधायकों के माध्यम से चौतरफा दबाव बन रहा है, तो इन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा, सीधा दिल्ली पुलिस को फोन घुमा दिया। वो दिल्ली पुलिस जो जरूरत पड़ने पर किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति के दरवाजे पर नहीं पहुंचती, क्राइम को रोकने में सफलता हासिल नहीं करती, लगाम नहीं लगा रही है अवैध नशे के ऊपर, वो पुलिस हाई सिक्योरिटी जोन दिल्ली सचिवालय के अंदर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में हो रही मीटिंग में न सिर्फ बिना परमिशन के दाखिल होते हैं, बल्कि वहां बैठे हुए एक और दलित विधायक को, जो कि हमारे अंबेडकर नगर के विधायक हैं, अजय दत्त को डराते हैं, धमकाते हैं और आंखें दिखाते हैं। और ये सारी चुटकियां, सारा आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे ये विधायक साथी। अध्यक्ष जी, ये 10,000 मार्शल्स कौन है? निश्चित तौर पर इनके परिवार के लोग नहीं होंगे, इनके कार्यकर्ता नहीं होंगे, इनके सगे संबंधी नहीं होंगे, लेकिन अध्यक्ष जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहती हूं, ये 10,000 लोग आम आदमी है। और ये आम आदमी हर दलित परिवार से आता है, हर पूर्वांचली परिवार से आता है, हर प्रवासी परिवार से आता है, और इनको नफरत है दलित विधायकों से भी और दलित प्रवासी और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर के जो कर्मचारी हैं इनसे भी। अध्यक्ष जी, ना सिर्फ उस दिन ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्रेडिट खुद लिया, कोई बात नहीं, अपनी पीठ थपथपाई, हमने मार्शल से जो कहा हमने कर दिया। एक बार ये नहीं कहा कि विपक्षी नेता ने भी हमारी मदद की, उपराज्यपाल महोदय ने हमें आदेश दे दिए हैं, कुछ नहीं, सिर्फ अपना क्रेडिट लेती रही, पूरा हमने ऐसे कर दिया, हमने ऐसे कर। फिर इन्होंने मार्शल्स को बुलाया और उनसे मिठाई भी खाई, उनको बधाई भी दी, उन्होंने इनका धन्यवाद भी करा। देखिए आप, इन्होंने पूरा, तो हमें लगा कि चलिए हमारे प्रयास से 10,792 मार्शल जो है उनको पक्का करने का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा और मीनवाइल उनको जॉब भी मिल जाएगी। फिर 1 नवंबर आ गया, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आया, कोई किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं आई, उनकी भर्तियां शुरू नहीं की गई। 3 तारीख हो गई, 4 तारीख हो गई, फिर 3 तारीख को कहा कि अब हम इनको कर रहे हैं, हम जल्दी पूरा कर लेंगे प्रक्रिया। मैंने कहा भाई बात तो 24 तारीख से चल रही है, अभी तक इन्होंने शुरू ही नहीं किया, एडवर्टाइज तक नहीं कर रहे, बस बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं। करते करते 2 हफ्ते 3 हफ्ते निकल गए, फिर जाके एडवर्टाइजमेंट आया। उस आदेश के, उस पत्र में जो आदेश था एलजी का, पार्टली तो मान लिया, वो भी 1 महीना उनकी एक महीने की सैलरी मिल जाती उन्हें, पार्टली मान लिया, लेकिन जो असली मुद्दा था पक्का करने का, वो काम शुरू ही नहीं किया। और फिर उसके बाद अचानक मार्शल्स को फिर गुमराह करना शुरू कर दिया गया और मार्शल्स को एक भी स्टेप आज तक इन्होंने, मैं फिर मुख्यमंत्री जी से कहूंगा इसका भी जवाब जरूर दें कि जो प्रस्ताव आपने वहां रखा, जिसको उपराज्यपाल ने उसकी स्वीकृति दे दी, लिख करके आपको भेज दिया कि आप मेरे पास दस्तावेज भेजिए तैयारी करके, मैं, क्योंकि फाइल तो सरकारी बनाएगी ना, और जब उपराज्यपाल महोदय मुख्यमंत्री जी को कह रहे हैं और अधिकार दे रहे हैं कि जिस विभाग से भी संबंधित है आप करिए, और मैं इसको कह रहा हूं, मैं उन करता हूं, तो क्यों नहीं शुरू किया आपने प्रोसेस?
प्रोसेस क्यों नहीं शुरू हुआ? कमेटी क्यों नहीं बनाई? रूल्स क्यों नहीं बनाए? जॉब क्रिएट क्यों नहीं की? क्यों नहीं जॉब क्रिएट करना चाहते आप? मैं मार्शल्स को कहना चाहूंगा, फिर कहना चाहूंगा कि इनके घड़ियाली आंसुओं से बाहर आइए और इनको कहिए कि ये प्रक्रिया शुरू करें। प्रक्रिया में कहीं भी अड़चन आती है तब कुछ कहे तो हमें भी समझ में आएगी बात, लेकिन आप प्रक्रिया ही शुरू नहीं करना चाहते, जबकि उपराज्यपाल महोदय ने आपको सारे अधिकार दे दिए। आप सिर्फ इनको गुमराह करना चाहते, इनको इस्तेमाल करना चाहते हैं अपनी स्वार्थ के लिए, और इनको क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को क्रेडिट मिल जाएगा, केंद्र सरकार को क्रेडिट मिल जाएगा, तो इसलिए आप, क्योंकि उपराज्यपाल जी ने लिख के दे दिया, तो इसलिए हम प्रक्रिया शुरू। मैं मार्शल से कहना चाहता हूं, सदन के माध्यम से, आप सबके सदस्य यहां बैठे, दुनिया का कौन सा ऐसा तरीका मुझे बताइए कि जिसको फाइनल अथॉरिटी, जिसको मंजूरी देनी है, वो फाइल बनाएगा। कभी उपराज्यपाल फाइल बनाते हैं? आज तक कितनी फाइल उपराज्यपाल ने बनाई है, जरा हमें बता दीजिए। हर फाइल सरकार से में से ही जाती है, किसी विभाग से ही जाती है। हर काम विभाग के माध्यम से ही शुरू होता है, और उसकी प्रक्रिया, उसका तरीका, उसके कानून, आपको 10,792 पोस्ट क्रिएट करनी है। जब तक पोस्ट क्रिएट नहीं करेंगे वो पक्के कैसे होंगे? उसका अधिकार जब मुख्यमंत्री को दे दिया, लगाए आपने, हटाए आपने, अब भी तो आप जितनी हमारी लिमिटेशन है उसी लिमिटेशन में दिल्ली को सुरक्षा देने का कोशिश किया। आपने उससे भी दिल्ली जनता को वंचित कर दिया। आपने उससे भी दिल्ली के जनता को आपने वो सुरक्षित महसूस करे वो कहना दुभर कर दिया। आपने क्यों कर रहे हैं ऐसा? आपने पहले जितने भी एडवाइजर्स थे सरकार में हटा दिया। हमने कुछ नहीं कहा कि वो काबिल लोग हैं, पैसे नौकरी मिल जाएगी। इसी सदन के ऐसे बहुत सारे यंग माइंड जो देश विदेश में काम कर रहे थे वो आए, गवर्नेंस का हिस्सा बने। कमाल के आइडियाज थे उनके आइडियाज से इस सदन को भी फायदा हो रहा था, इन सभी विधायकों को भी फायदा हो रहा था, दिल्ली को फायदा हो रहा था। वो यंग माइंड ना केवल एंटरप्रेन्योरशिप बल्कि गवर्नेंस में कैसे अपनी भूमिका अदा करके गवर्नेंस को बेहतर बना सकते हो सीख रहे थे। आपने उनको नौकरी से निकाल दिया। हमने तब भी कुछ नहीं कहा कि उन बच्चों को टैलेंटेड हैं, उनको लाखों करोड़ों की पैकेज मिल रहे हैं, कई आईएएस क्रैक किया, कई आईपीएस क्रैक किया, कोई बड़े बड़े फॉर्म में नौकरी कर रहा। हमने कुछ नहीं कहा आपको। लेकिन ये बस मार्शल, ये बेचारे, कई लोगों को मैं अपने क्षेत्र में जानता हूं अध्यक्ष महोदय, दिल्ली छोड़कर घर चले गए। कोई 8,000 कोई 10,000 की नौकरी करता, बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। इतनी बददुआएं लेकर कहां जाओगे आप? किसके लिए ले रहे हो बददुआएं? कई बार लोग काम इसलिए करते हैं, दुआओं से बरकत मिलती है और बददुआओं से खत्म होते हैं। आप ये काम मत करें। तो मैं आज इस सदन के माध्यम से मैं निवेदन कर रहा हूं विपक्ष के साथियों को कि ये बस मार्शल की नौकरी आप 1 मिनट में चाहें तो करा सकते हैं। और ये मैं भी जानता हूं, ये बस मार्शल्स भी जानते हैं। आपने दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूरी कैबिनेट को जो करना था कर लिया। आपने कहा कैबिनेट कर लो, कैबिनेट कर लिया। फिर आपने कहा कि कमेटी बना दो, वो भी दे दिया। फिर आप कहते हैं आपका विषय ही नहीं है जी, आप कर नहीं सकते। मैं तो देवन से कह रहे थे। तो मैं कहना यह चाहता हूं, अरे आपने तो इलीगली इसी दिल्ली में, दिल्ली के सबसे अपेक्स पोस्ट चीफ सेक्रेटरी होता है, उसे इलीगली आपने 3 बार दे दिया एक्सटेंशन आपने, जो ना तो यहां की मर्यादा के लिए ठीक था, ना ये परंपरा के लिए ठीक है। लेकिन आपने वो भी काम किया। और ऐसे में आपको केंद्र सरकार के ढेरों ऐसे बता सकता हूं मैं आपको, पूरे 4 घंटे निकल जाएंगे कि किस किस तरह से आपने अपॉइंटमेंट करवाए। इन बस मार्शलों से क्या दुश्मनी है आपकी? इसलिए कि वो गरीब है, इसलिए कि उसकी आवाज नहीं है, इसलिए कि वो अपनी आवाज आपके कान तक पहुंचने चुका, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो।
मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जो गरीबी से नफरत है उसका सजा भुगत रहे हैं ये बस मार्शल। तो आपको अगर ये लगता है, अपोजिशन के साथियों को अगर ये लगे कि नहीं हम राज गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, बस मार्शल गोल गोल घूम के हमारी बातों में आ रहा है, तो ऐसा नहीं है। हमसे और आपसे कई बार समझदार वो हैं। वो एक एक बात को, एक एक कानून को, एक एक चीजों को अच्छे तरीके से समझते हैं। मुझसे कई बार साथी मिलने आते हैं, हमसे ज्यादा अपडेटेड बस मार्शल के साथी हैं जो ये बताते हैं कि ये क्या कर क्या रहे हैं। कई बस मार्शल के साथी ने बताया कि इनको ये लगता है कि नौकरी इसलिए देंगे कि आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर हैं। ये सिविल डिफेंस हमने नहीं बनाया था, ये सिविल डिफेंस पहले ही बना था और वो जितने वॉलंटियर्स थे उनको नौकरी मिली, कोई आम कार्यकर्ता को नौकरी नहीं मिली है। आप नौकरी दोगे नहीं और आम आदमी पार्टी नौकरी तो कह दोगे नहीं। आम आदमी पार्टी के जितने लोग हटे इसलिए नहीं हटे कि वो उनमें काबिलियत नहीं थी, चाहे वो एडवाइजर हो, चाहे यहां लेजिस्लेटिव मेंबर के जो बाकी जो हमारे मेंबर्स यंग लोग आए थे वो हो, जितने भी, ये सब केवल इसलिए हटे कि इनको लगा कि इन्होंने नौकरी दी तो इनके हो जाएंगे। और अगर हो भी जाएंगे तो आप नौकरी दो ना भाई, आपकी केंद्र में सरकार है, आपकी एलजी है, सारा पावर आपके पास है, दो। हम 10,000 तुम 40,000 दो, नौकरी देके अपना बनाओ, रोजी रोटी देकर अपना बनाओ। नौकरी छीन के अपना नहीं बना सकते, नौकरी छीन के बददुआएं ले सकते हो, नौकरी छीन के दुश्मन बना सकते हो, नौकरी छीन के हित और अपने फायदे के लोग खड़े नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर मान लो अच्छे काम करने से कोई अपना बनता है, तुम ज्यादा अच्छे काम करो। तुम्हारी केंद्र में सरकार, 56 इंच के सीने की सरकार, पता नहीं क्या क्या बातें करते हो, पर जनता की फायदे की बात होती है, चिकन हट हो जाते हो फिर। तो मैं आज इस सदन के माध्यम से हाथ जोड़कर मैं निवेदन करने आया हूं कि राजनीति बंद करो, इन बस वॉलंटियर को नौकरी दो। भूखे मर रहे हैं, इनके परिवार की रोजी रोटी चलनी मुश्किल हो गई है, बच्चों को पढ़ना लिखाना मुश्किल हो गया है, सुसाइड करने की नौबत आ गई है। कहां लेके जाओगे इतनी बद्दुआएं? तो मैं आज जो कुलदीप भाई ने आज इस सदन में जो रिजोल्यूशन रखा है, मैं उसके साथ खड़ा हूं और मुझे उम्मीद है कि ये केवल इन बेचारों को लगता है क्या हो रहा है, चर्चा ही तो हो रही है, हो तो कुछ नहीं रहा। ये सदन इस दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत है। अगर यहां कोई बातें हो रही हैं तो मुझे लगता है कि दिल्ली के एलजी को भी और केंद्र सरकार को भी इस हाउस के सेंस का सम्मान करना चाहिए। मैं मानता हूं ये डेमोक्रेटिक लोग, इनको इनमें भरोसा नहीं है, लेकिन इससे इस देश का नुकसान होता है, इस देश के संवैधानिक व्यवस्था का नुकसान होता है। तो लोगों को जो जनतांत्रिक मूल्यों पे जो भरोसा है, जो लोग चुन करके भेजते हैं, जो संविधान पे भरोसा है, उन मूल्यों खत्म ना करें आप। मैं एक चीज मानता हूं, देखिए मैं अपनी बात खत्म करता हूं, कि कोई भी संस्था हो, चाहे परिवार हो, चाहे संविधान हो, जनतांत्रिक व्यवस्था हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो लोक लाज से चलता है। सारी बातें लिखी नहीं गई हैं, लेकिन जिस दिन ये लोक लाज खत्म हो जाएगा, ना तो परिवार बचेगी, ना संस्था बचेगा, ना संविधान बचेगा, ना मूल्य बचेंगे। तो कम से कम उस लोक लाज का भी सम्मान करें आप सब लोग, ये मैं निवेदन करने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज सकारात्मक चर्चा करके क्रेडिट आप ले लेना। हम सब लोग कहेंगे, जहां कहोगे सारे फोरम पे कहेंगे कि विजेंद्र गुप्ता जी अपोजिशन के प्रयास से इन बस मार्शलों की नौकरी मिल गई, पर नौकरी दिलाओ, राजनीति ना करो। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजेश गुप्ता जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने एक बहुत गंभीर विषय पे बोलने का मुझे मौका दिया। अध्यक्ष जी, कुछ लोगों के लिए बड़ी एंटरटेनमेंट की चीज हो जाती है जब प्रदर्शन होते हैं, जब लोग रोडों पे विधायक चुने हुए जिनको जनता ने 2-2, 3-3 लाख लोगों ने चुना है, वो रोड पे बैठ जाते हैं। मुझे नहीं पता भारत के अंदर दिल्ली को छोड़कर ऐसी कितनी सरकारें हैं जो सत्ता में हो और उसके विधायक रोड पे बैठे हुए हो
पुलिस उनको खींच के ले जा रही हो, और किस लिए? वो विधायक अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे थे, वो विधायक कुछ लोगों के साथ बैठ के जो अपनी नौकरी के लिए लड़ाई कर रहे थे, कुछ उसमें से लड़के हैं जिनके घर उन पे चलते हैं, कुछ लड़कियां थी जो वहां रो रही थी, बिलख रही थी, पुलिस ने उनको पीटा, उन विधायकों को डिटेन किया, और किस लिए? सिर्फ क्योंकि एक राजनीतिक पार्टी को मजा आ रहा है कि इससे उसे लगता है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी कुछ बदनामी होती है। मुख्यमंत्री के साथ में एक मीटिंग होती है, टाइम मांगा जाता है, दिल्ली की मुख्यमंत्री जी उनको टाइम देती है, विपक्ष के सारे साथी आते हैं, बड़े सम्मान के साथ बैठते हैं, और मैं आज ये कहना चाहता हूं कि वहां पुलिस तो आई, विजेंद्र जी ने पुलिस को बुलाया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि पुलिस को बुलाया जाए, पुलिस वाले भी बेचारे क्या करते, आके खड़े हुए। लेकिन मैं सत्ता के कुछ साथियों को धन्यवाद भी करता हूं, विपक्ष का सॉरी, जिन्होंने कहा कि चीज गलत हुई। शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, ओम प्रकाश शर्मा जी वहां पे थे, हमारे करावल नगर के विधायक 20 साहब वहां पे थे, उन्होंने माना कि चीज गलत हुई, दोनों सीनियर साथी हैं, ये नहीं होना चाहिए। और मानता हूं कि राजनीति ऐसी ही होनी चाहिए कि जो गलत है उसको गलत कह पाए, सही है उसको हम सही कह पाए। मजाक बना, उसके बाद में फिर बैठे, खाना खाया, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने सबको खाना खिलाया, फिर बैठे, फिर बात हुई, और फिर बात हुई कि चलिए एक काम करते हैं कि आज इस काम को खत्म किया जाता है। कैबिनेट का नोट बनाया गया, सारे हमारे साथी, हमारे सारे मंत्री वहीं पे थे, कैबिनेट का नोट बनाया गया, और उसको लेके कहा गया कि एलजी साहब के पास लेके जाना है। तो लेट किस लिए करना है? जब दिल्ली के युवाओं के रोजगार का सवाल है, तुम वेट किस लिए करें? हमने कहा माननीय विजेंद्र गुप्ता जी से आप साथ चलिए, पहले वो नहीं जाना चाहते थे, फिर उन्होंने भी हामी भरी साथ चले, और उसके बाद में जैसे किसी साउथ इंडियन पिक्चर की शूटिंग अगर आपने कभी देखी, बहुत ही बेहतरीन पिक्चर चली, देखने लायक सीन कि माननीय मुख्यमंत्री जी विजेंद्र गुप्ता जी की गाड़ी में बैठी, हमने कोशिश करी, विजेंद्र जी ने हमें तो नहीं बिठाया, लेकिन अपने कुछ साथी को बिठाया, कोई बात नहीं, वो भी हमारे भाई। माननीय मंत्री सौरभ जी, जो लोगों की नौकरी के लिए, मैं सैल्यूट करता हूं उनको, जो अपनी जनता की नौकरी के लिए एक चुना हुआ मंत्री पैरों पे लेट गया कि मैं आपके पैर पकड़ रहा हूं, आप इनकी नौकरी के लिए हमारे साथ चल पड़ी। अब कभी ये उतरते थे, कभी ये बैठते थे, पूरी म्यूजिकल चेयर देखने लायक थी। मैं बड़ा अफसोस व्यक्त करता हूं उस टाइम आप नहीं थे, नहीं तो आपको बड़ा मजा आता। कभी चढ़ रहे हैं, कभी उतर रहे हैं, कभी उतर रहे हैं, कभी चढ़ रहे हैं, पूरी म्यूजिकल चेयर। उसके बाद में गाड़ियां चलती हैं, पीछे सबकी गाड़ियां चलती हैं, बीच में गाड़ी को रुकवा दिया गया, फिर उतर गए, नहीं हम इधर से नहीं जाएंगे, उधर से नहीं जाएंगे, पता नहीं कौन कौन से रूट लगवा रहे थे। मैं कह रहा हूं एक एक सीन देखने लायक था सर। अगर पिक्चर की टिकट होती, मैं तो सौरभ जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सौरभ जी अगर कोई आपके उसकी वीडियो हो तो चलाया जाए, उस पर टिकट लगाओगे, खूब बिकेगी। इतनी एंटरटेनमेंट विजेंद्र जी ने हमको दिया, मैं इसका धन्यवाद करना चाहिए। हालांकि लोगों की नौकरी के साथ में एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्हें क्या, गाड़ी बीच में रोकी, साथ नीचे उतर गए, फिर ऊपर नीचे आगे पीछे किसी तरह माननीय एलजी साहब के पास पहुंचे। माननीय एलजी साहब के यहां पे विजेंद्र जी की गाड़ी तो चली गई, लेकिन मुख्यमंत्री की गाड़ी उसमें नहीं घुस पाई। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? हम वहां खड़े थे, सौरभ जी वहां खड़े थे, मंत्री जी, हाँ गाड़ी तो रोक दी सर आपने। गाड़ी में कुछ लोग होते हैं, कुछ स्टाफ होता है, सब कुछ होता है। सुनिए विजेंद्र जी, मेरे भाई जब आप बोलोगे तब आप बोल लेना। प्रधानमंत्री गाड़ी में तो कोई बैठता नहीं, इनकी गाड़ी में तो 2-4 लोग बैठते हैं। प्रधानमंत्री गाड़ी में तो लाइट होती है सिर्फ, इनकी गाड़ी में कुछ काम करने वाले लोग भी होते हैं। प्लीज मैं आप बोल लेना जब आपका समय है। तो सर इन्होंने गाड़ी को जाने नहीं दिया, मंत्री जी बाहर थे, सारे विधायक बाहर थे, हम रिक्वेस्ट करते रहे कि कम से कम मुख्यमंत्री गाड़ी को अंदर जाने दो। उन्होंने कहा नहीं जी कोई परमिशन नहीं है, जबकि इनके साथ में इनके विधायक साथी गए थे और हमारे भी साथी है। हम तो कहते जाना देना चाहिए, एलजी साहब से क्यों नहीं मिलेंगे हमारे विधायक साथी। बाहर पूरा ड्रामा होता रहा जी, ये अंदर करते रहे कि अभी साइन करा रहे हैं, अभी साइन करा रहे हैं, अभी साइन करा रहे हैं। हम लोग वेट करते रहे, चलो हम सब कुछ साइन कर लेंगे, दिल्ली वालों की नौकरी लग जाए किसी भी तरीके से। तो बाहर आए सर ये, इनके लोगों ने, फिर जनता ने जिन बेचारों की नौकरी थी इनके पैर पकड़े, इन्होंने छटक दिया उनको, कहा नहीं भैया हम नहीं कर सकते। इनकी भी मजबूरी है, खैर जब तक ऊपर से नहीं संदेश आएगा कैसे उस काम को करें। आखिर में पुलिस, आखिरकार बस मार्शल्स का संघर्ष रंग लाया। सेंट्रल गवर्नमेंट को इनके संघर्ष के सामने झुकना पड़ा। दिल्ली गवर्नमेंट का ये प्रस्ताव कि बस मार्शल्स को वापस नौकरी पर रखा जाए, उनको मानना पड़ा। 10,000 बस मार्शल्स और सिविल डिफेंस वॉरियर्स को प्रदूषण के खिलाफ करा सकती, ना इनसे कुछ करा सकती। तो इसीलिए हमने कहा
एलजी साहब से साइन कराने की जिम्मेदारी आपकी, कैबिनेट से पास कराने की जिम्मेदारी हम सबकी। अध्यक्ष जी, वहीं पे तुरंत सारे लोगों को बुलाया गया। कैबिनेट की मीटिंग के अंदर सारे मंत्रियों ने हूबहू जो रेजोल्यूशन, हमने तो लाइन भी नहीं जोड़ी, हमने अध्यक्ष जी ये कहा कि जो विजेंद्र गुप्ता जी का रेजोल्यूशन है 26 सितंबर 2024 का, वो हम मानते हैं और उसको क्रियान्वित कर दिया जाए। हम इसको जो है अपनी तरफ से प्रपोज करते हैं। सारे मंत्रियों ने उस पर साइन कर दिए। अब अध्यक्ष जी, आगे क्या होना था? होना तो ये चाहिए था, ये कहते कि चलो भाई मेरे साथ चलो, मैं अभी साइन करा के लेके आता हूं। यही होना चाहिए ना। जब बात हुई कि आज ही होगा, अब ये वहां से भाग रहे हैं। ये भी वीडियो में, ये अपनी कार से 3 बार उतर गए, अपनी कार से। जब हमने इनके पैर पकड़े कि भाई अब तुम चलो, तब ये हमारे साथ चलने के लिए तैयार हुए। हमें डर था कि ये रास्ते से भाग जाएंगे, इसलिए मुख्यमंत्री महोदया को बोला कि आप इनकी कार में बैठो। कार में तो हमने कुलदीप को भी बिठाया था, उन्होंने कुलदीप को उतार दिया। हमने कहा जाए दलितों को कहां बिठाएंगे अपनी गाड़ी में? ठीक है, कोई बात नहीं, आपने एक दलित को उतार दिया, उतारा तो है नहीं। डिस्ट्रीब्यूट्स अपॉइंटमेंट लेटर्स टू 629 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। देखिए, इसमें अरविंद केजरीवाल की फोटो है या आतिशी की फोटो लगी है? 629 लोगों को नौकरी दी, तनख्वाह देगी हमारी सरकार और फोटो खिंचाएंगे ये। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस इन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। एक गलत कानून पास करके पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट के ये अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर और अपॉइंटमेंट देने का जो काम है वो इनके हाथ में आ गया छल कपट से। एक नहीं है, और भी है अध्यक्ष जी, मैं और भी दिखाता हूं इनके। ये देखिए, एलजी सक्सेना डिस्ट्रीब्यूट्स अपॉइंटमेंट लेटर्स टू 47 विक्टिम्स ऑफ 1984 एंटीसिक्रोइड्स। ये दे रहे हैं पैसा, इसका पैसा तो चुनी हुई सरकार दे रही है। इनका क्या है? इनके पास तो है ही नहीं कुछ। मगर देखिए, हर रोज फोटो इनकी छपती है, हर रोज छपती है। और भाई अगर तुम्हारे पास नहीं है अपॉइंटमेंट देने का काम, तो तुम फोटो क्यों छुपा रहे हो? और अध्यक्ष जी, इसके अंदर फोटो के अंदर देखिए कौन कौन है। एलजी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, एमसीडी के कमिश्नर जो उस वक्त रेवेन्यू सेक्रेटरी थे अश्विनी कुमार हैं, उस वक्त के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और अब एलजी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आशीष कुंद्रा हैं। इसमें तो मुख्यमंत्री है ही नहीं, ना कोई मंत्री है। इसमें तो सिर्फ एलजी है और एलजी के सारे जो है लगाए हुए अफसर हैं। अब सवाल यह आता है कि षड्यंत्र किसका था? क्योंकि बार बार सवाल आता है कि अरे नहीं, अरविंद केजरीवाल जी के कहने पे जो है हटा दिया गया। अरे भाई, तुम इतनी मान रहे हो अरविंद केजरीवाल की, तो हम पहली बार पता चला। अरविंद केजरीवाल जी के कहने पे हटाया था, बार बार कहते हैं लोग। अरे अरविंद केजरीवाल जी के कहने पे तुमने हटाया, तो अरविंद केजरीवाल जी ने चिट्ठी में जिन षड्यंत्रकारियों के नाम लिखे, उन अफसरों को क्या किया तुमने? उनको तो तुमने नहीं हटाया। इसके अंदर है अध्यक्ष जी, ये षड्यंत्र कब से शुरू हुआ और इस षड्यंत्र की शुरुआत कब से हुई, ये जानना बस मार्शलों के लिए भी बहुत जरूरी है और इस सदन के लिए भी बहुत जरूरी है। 2015 में बस मार्शल दिल्ली सरकार द्वारा, चुनी हुई सरकार द्वारा लगाए गए। उसके बाद से लगातार, मैं छोटी छोटी चीजों में नहीं जाना चाह रहा, उसके बाद से लगातार इन बस मार्शलों को जो है तनख्वाहें देते रहे। 2022-23 में इसी सदन ने अध्यक्ष जी आपकी अध्यक्षता के अंदर 280 करोड़ रुपए पास किए इन बस मार्शलों की तनख्वाह के लिए। 280 करोड़ रुपए ये नहीं देते थे, ये सदन देता है, ये चुनी हुई सरकार देती थी 280 करोड़ रुपए। इनका कोई लेना देना नहीं था इसके अंदर। उसके बाद हुआ ये अध्यक्ष जी कि इनके सबसे चहेते जो अफसर हैं, परिवहन प्रमुख सचिव, 29 अगस्त 2023 को ये शुरुआत हुई। 12 जनवरी 2023 को 2022-23 का इस सदन ने 280 करोड़ रुपए मंजूर किया। कई सालों से वित्त विभाग बस मार्शलों के वेतन के लिए पैसा जारी करता आ रहा है और समय समय पर वेतन भी मिलता रहा है, लेकिन
12 जनवरी 2023 को वित्त विभाग ने कई सवाल उठाने शुरू कर दिए। विभाग ने परिवहन विभाग से कहा कि या तो बस मार्शलों की व्यवस्था को सही योजना के तहत नियमित किया जाए या फिर इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। तो जो नियमित करने की जो बात विजेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं, वो वहां पे वित्त विभाग के आशीष चंद्रा जी द्वारा जो है शुरू की गई, जिनके खिलाफ चुनी हुई सरकार, चुने हुए वित्त मंत्री और अब मुख्यमंत्री ने कई बार एलजी साहब से कहा कि ये अफसर हर काम के अंदर टांग अड़ाता है, हर जगह ये परेशानी खड़े करता है, इस अफसर को हटा दिया जाए। इस अफसर को आज तक नहीं हटाया गया। ये वो अफसर हैं जिसकी वजह से मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर तनख्वाहें लेट होती हैं। ये वो अफसर हैं जिनकी वजह से 4-4 महीने तक बुजुर्गों को पेंशनें नहीं मिलती। ये वो अफसर हैं जिसकी वजह से अस्पतालों के अंदर गरीब डेटा एंट्री ऑपरेटरों को हटाया गया। ये वो अफसर हैं जिनकी वजह से 10,000 बस मार्शलों को हटाया गया। आशीष चंद्र वर्मा, ये तुम्हारा फूफा लगता है, तुमने इसको क्यों रखा हुआ है? अब तक तुमने इसको क्यों नहीं हटाया? मुख्यमंत्री लिख के दे चुके हैं कि इसको हटाओ, ये उसको हटाते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वही काम कर रहे हैं जो ये भारतीय जनता पार्टी और इनके एलजी चाहते हैं, इसलिए ये आज तक है। अब दूसरे अफसर, वो भी इनके बिल्कुल खास है। 29 अगस्त 2023 को परिवहन मुख्य सचिव श्री आशीष कुंद्रा ने एक नोट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को बस मार्शल के रूप में तैनात करना स्थायी समाधान नहीं है। उन्होंने सुझाव दिया कि अब सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन जैसी सुरक्षा सुविधाएं काफी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कंडक्टर को मार्शल की तरह काम करने के लिए कुछ अतिरिक्त ट्रेनिंग और वेतन दिया जा सकता है। साथ ही उन्होंने सितंबर तक वेतन के बारे में बात की। उसके बाद इसी विभाग ने दोबारा से कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर भी जो है ये परमिशन नहीं है, बस मार्शल नहीं हो सकते, ये काम बस कंडक्टर कर ले। और उसके बाद इनके दूसरे बहुत खासम खास अफसर जो कई बार उनको यहां पे जो है चीफ सेक्रेटरी के पद पे एक्सटेंशन दी गई, उन्होंने लिखा 13 अक्टूबर 2023 को उस वक्त के मुख्य सचिव श्री नरेश कुमार ने इस नोट को मंजूरी देते हुए कहा कि बस मार्शल का मामला एक आरक्षित विषय है, रिजर्व सब्जेक्ट है, एलजी और केंद्र के अंदर आता है, जो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये तो इनका चहेता लिख रहा है, जिसको 3 बार एक्सटेंशन दी इन्होंने। उनके अनुसार महिलाओं की सुरक्षा कानून और व्यवस्था का विषय है और केंद्र को इस पर विशेष अधिकार है। उन्होंने सुझाव दिया कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की नियुक्ति 45 दिनों से अधिक होने पर गृह मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन होना चाहिए। यानी कि ये जो बस मार्शलों की नियुक्ति 45 दिनों से ज्यादा है, वो सुप्रीम कोर्ट का भी उल्लंघन है और जो है इनके जो है गृह मंत्रालय का भी उल्लंघन है। तो जितने भी ये जो अफसर हैं, अब वो जो आशीष चंद्र, अब जिसकी बात मैं कर रहा हूं, ये जो परिवहन सचिव थे उस वक्त के मुख्य परिवहन सचिव आशीष कुंद्रा, वो कौन है आज? वो आज एलजी के मुख्य सचिव हैं। प्रमुख सचिव, वही मुख्य के लिए प्रमुख सचिव है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनके, मतलब सब। तो उन्होंने कहा ये जो अफसर है इसको तो मेरे घर ही ले आओ, बिल्कुल ये तो इतना अच्छा है। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इन दोनों अफसरों के बारे में, बल्कि इन तीनों अफसरों के बारे में क्या लिखते हैं वो आप सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा, उपराज्यपाल ने 31 अक्टूबर 2023 को अपनी नोट में यह प्रस्ताव लागू नहीं किया और मामले को, यह प्रस्ताव जो दिया था कि इनको बहाल कर दिया जाए, और मामले को राष्ट्रपति के पास भेजने का फैसला नहीं लिया। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने गृह मंत्री श्री कैलाश गहलोत को एक नोट लिखा। श्री आशीष कुंद्रा, प्रधान सचिव परिवहन, एवं श्री आशीष वर्मा, प्रधान सचिव वित्त के खिलाफ निलंबन एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जाए, जिसको बाद में भेजा भी गया। और उनके ऊपर कोई जो है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग भी नहीं की गई,
कोई भी जो है सस्पेंशन नहीं किया गया। इसका मतलब ये इनके चहेते अफसर हैं। जिन अफसरों से ये पूरा का पूरा षड्यंत्र कराया गया और लगातार गरीबों के खिलाफ षड्यंत्र कराए गए, वो भारतीय जनता पार्टी और इनके एलजी के बिल्कुल चहेते अफसर हैं। इनके ऊपर कार्रवाई करना तो दूर, इनको बार बार एक्सटेंशन दी गई। जो अश्विनी कुमार थे उनको आज एमसीडी का कमिश्नर बना दिया गया। वो क्या काम कर रहे हैं वो सबको मालूम है, और अकर तो वो उनका रोकना ही उनका काम है। और जो आशीष कुंद्रा थे उनको जो है उन्होंने अपना जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना लिया। अब बात आती है कि गुप्ता जी को बुला लिया जाए तो हम आगे की बात करें, क्योंकि उनका होना सर बहुत जरूरी है। वरना देखो वो जब मैं बात करने पे आया हूं तो भाग गए, क्योंकि अभी जो है मौके की बात है। अब वो बेचारे गांधी जी हैं, वो क्या करेंगे गांधीनगर से। अब यही होता है जब कुंडी नहीं लगाई जाती तो। अब यहां इनको रोक लेते तो कहते देखो जी हमें टॉयलेट करना था, अब तुम्हें सातों को एक साथ ही टॉयलेट करना है। ये क्या, आप देखो ये नहीं भी हो गया, आ गया लघु। तो अध्यक्ष जी कहने का मतलब ये है कि आज ये जो कैमरे वाले लोग हैं, जो कैमरा है, भाई ये बीजेपी की तरफ कैमरा घुमा दो कि इनकी सारी सीटें खाली हैं, भाग गए। कौन देगा? तुम दिखाओगे? दिखाओ, ये तो दिखाओ यार। ये सारे के सारे लोग जो हैं अध्यक्ष जी इस वक्त भाग गए। और ये जब मुख्यमंत्री से मिलने आए थे तब भी भागना ही इनका प्रयास था। ये आए तो वहां पे नौटंकी करने थे। इन्होंने सोचा कि हम आएंगे, हम अपना एक पत्र पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे और निकल लेंगे और बाहर बाइट देंगे, जैसे उन्होंने बताया मुनून। और जब मुख्यमंत्री जी ने बुला लिया और बोला कि भाई बताओ क्या करना है, और फिर तुम बताओ तुम क्या करोगे, आज ही सॉल्व करेंगे, तो ये भाग रहे थे। और वो भागना और आज का भागना बिल्कुल समान है। तो जितने भी बस मार्शल हैं वो इस बात को समझ लें कि कई अफसरों ने बार बार अध्यक्ष जी, अब जो हमने जो नोट फाइनली एलजी को भेजा वो ये भेजा है अध्यक्ष जी कि यह साफ है कि बस मार्शल की बहाली के लिए कोई लंबा चौड़ा प्रस्ताव तैयार किया जाएगा जो नीचे दिए हुए बिंदुओं पर आधारित होगा। क्या? परिवहन आयुक्त श्री आशीष कुंद्रा ने का 27/9/2023 का नोट, जिसमें कहा गया था कि पहले माननीय उपराज्यपाल की मंजूरी चाहिए, फिर मंत्री परिषद की मंजूरी ली जा सकती है। दूसरा, मुख्य सचिव श्री नरेश कुमार का 13/10/2023 का नोट, जिसमें कहा गया था कि यह मामला महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए यह कानून व्यवस्था से संबंधित है जो केंद्र और माननीय उपराज्यपाल के अधिकार के अधीन आता है। ये बात नरेश कुमार जी ने कहा। और तीसरी बात, जो अभी भी जो प्रपोजल एलजी साहब का आया कि भाई आप पॉलिसी बना दो। अब अध्यक्ष जी जब ये मैटर सर्विसेज का है तो हम पॉलिसी कैसे बना देंगे? और ये कह रहे हैं एलजी पॉलिसी नहीं बनाता। अरे तो क्या मंत्री पॉलिसी बनाते? मंत्री भी तो नहीं बनाते। आपके अधीन, आपके अधिकार क्षेत्र के अधीन जो अफसर आते हैं सर्विसेज के, वो ये पॉलिसी बनाएंगे। आप पॉलिसी बनवाओ, और हमें अध्यक्ष जी कोई जल्दी नहीं है। हम कह रहे हैं आप 2 महीने लो, 3 महीने लो, 4 महीने लो, आप अपनी पॉलिसी बनाते रहो, मगर तब तक आप इन बस मार्शलों को उसी तरीके से वापस रख लो जिस तरीके से पहले आ रहे थे। ये जो विजेंद्र गुप्ता जी ने इनको रेगुलराइज करने का की जो गोली दी है ना इनको, वही ट्रैप है अध्यक्ष जी। ट्रैप ही वहां से शुरू होता है कि आपको रेगुलराइजेशन के नाम पे आपकी पॉलिसी बनेगी और पॉलिसी के नाम पे कई साल हम बिता देंगे, तब तक ये लोग जो इधर उधर कहीं चले जाएंगे, संगठित नहीं रहेंगे, इनके चुनाव हो जाएंगे। इनका मकसद सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी इनको बेरोजगार रखते हुए चुनाव करना चाहती है और फिर मिलेंगे ही नहीं इनसे। तो हमारा ये कहना है कि भाई ये जो पॉलिसी वगैरह जो भी आपको ढोंग करना है वो आप करते रहो, खूब कराओ, मगर अगर आपने मुख्यमंत्री के कहने से इनको हटाया है तो अब तो मुख्यमंत्री ने कई बार कह दिया इनको लगा लो।
मतलब अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगा कि अरविंद केजरीवाल जी को तो माताएं बहनें दुआ देने लगी हैं, अब वो उनकी तारीफ करने लगी हैं कि उनके बेटे उनके भाई ने उनके लिए डीटीसी बस के अंदर उनकी सुरक्षा का इंतजाम करके एक बस मार्शल की तैनाती की है। और उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो डीटीसी की बस के अंदर हमारे 10,000 से ज्यादा बस के मार्शल तैनात होते थे, जो उनकी सुरक्षा करने का काम करते थे, जो लोगों को सुरक्षा देते थे। और उसमें कई सारी घटनाएं ऐसी भी आई जहां बस मार्शलों ने अपनी जान पे खेलकर दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा करी, बच्चों को बचाने का काम किया, कई किडनैपिंग रोकने का काम किया। लेकिन उनको आनंद फानन में अध्यक्ष जी एक कुतर्क देकर, तर्क नहीं कहूंगा, कुतर्क देकर कि डीटीसी बस के अंदर जो बस मार्शल है, वो डीटीसी बस के अंदर सीसीटीवी कैमरे लग चुके हैं, इसलिए उनकी आवश्यकता नहीं है। डीटीसी बस के अंदर पैनिक बटन है, इसलिए उनकी आवश्यकता नहीं है, उनको हटा दिया गया। अध्यक्ष जी, वो 10,000 से ज्यादा बस मार्शल लगातार अपने रोजगार के लिए संघर्ष रोडों पे कर रहे हैं, सड़क पे संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। और साथ साथ आज जब से उन बस मार्शलों को 1-1.25 साल से ज्यादा हटे हुए हुआ है, जब से उन बस मार्शलों के हटने से उनकी नौकरी पे तो प्रभाव पड़ा, उनका घर चलना बंद तो हुआ ही हुआ, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है महिला सुरक्षा का, जिसको ध्यान में रखते हुए